नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 11वीं और 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक से जनसंचार माध्यम और लेखन नामक पाठ का वाचन करूंगी और उसको स्पष्ट करते चलूंगी। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मित्रों। तो आइए बिना किसी विलंब के हम आरंभ करते हैं। पहला पाठ है जनसंचार माध्यम। इसमें देखिए, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये प्रभाष जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये कथन है। पहला पाठ क्या है? तो जनसंचार माध्यम है। इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है? तो संचार परिभाषा और महत्व। संचार क्या है? संचार के तत्व, इसका स्रोत दिया है दोस्तों। संचार के प्रकार: सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। जनसंचार की विशेषताएं: संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास: समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, तो इस इन सबको हम देखेंगे दोस्तों। चलिए एक नजर में देखते हैं क्या है। संसार के बिना जीवन संभव नहीं है। संचार के बिना, संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिनमें मौखिक, अमौखिक संचार, इसके अलावा अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार है। तो ये ध्यान रखिएगा, संचार के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मौखिक, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार है, समूह संचार और जनसंचार। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इस नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। संचार परिभाषा और महत्व। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे या समूह से बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है, तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हों, तो भी क्या कुछ कह रहे होते हैं? हो सकता है आप नाराज हों या फिर उदास हों या फिर कुछ सोच रहे हों। आपका तो कोई दोस्त आपको चुप बैठा दिख पूछता है कि क्या आप किसी से नाराज हैं या किसी बात पर उदास हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। हम चाहे या न चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। जीवन मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है।
यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य के संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले दूरी को काटने के लिए मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। यहाँ जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला जो था उसका यह दृश्य लगा हुआ है। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कैसी कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, उसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ किस संचार की बात कर रहे हैं, उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये ध्यान रखिएगा। मशहूर संचार शास्त्री बिल्बर श्रैम के अनुसार संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है। दरअसल दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं।
इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। संचार के तत्व हम जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। संचार असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। भाषा जो है असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एन्कोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एन्कोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता उसे समझना उतना ही आसान होगा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक प्रकार का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह से एन्कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है। वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है या कोई एक संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आती रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक के ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। उसमें कई बाधाएं भी आती हैं।
इन बाधाओं को शोर नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। जैसे शोर है, शोर यहाँ दिया है ना, तो शोर जब तक रहेगा तब तक जो है बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। जैसे स्रोत या संचारक, जो संचारक है वो संदेश भेजेगा तो उसको माध्यम चाहिए ना। जैसे मैं आप लोगों को कोई सूचना भेज रही हूँ, तो सूचना भेजने के लिए मेरे पास संदेश है, और उसका माध्यम क्या है, तो ये यूट्यूब माध्यम है। और आप लोग प्राप्त करता है, जब आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप लोग मुझे क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो यही संचार प्रक्रिया है ना। मैं जो है संचारक हूँ, और ये जो मैटर है ये संदेश है। और ये संदेश मैं किसके माध्यम से भेज रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब जो है, आप लोग जो है प्राप्त करता है, तो आप लोग जब उसको प्राप्त करते हैं तो आप लोग मुझको क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, है ना। यहाँ से जो है ये फीडबैक किसके पास जाता है, स्रोत या संचारक के पास जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफी घुले मिले हैं, उसे अलग अलग देखना काफी मुश्किल है। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। जैसे हम किसी बात से जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आंखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के साथ उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं और तो क्या कर रहे होते हैं, आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया से संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतःवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतःवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार कर रहे हैं तो इसे अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल का संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। अंतरवैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतरवैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं और बातचीत और बहस मुहावसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दे पर चर्चा होती है तो वह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है।
यहाँ गांव के लोग जहाँ गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संचार के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिला भी, युवा तथा वृद्ध भी। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है और कोई पटना में, लेकिन अभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हूँ। सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता यानी पाठक जो है, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन भी जरूरी पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर ढेर सारे द्वारपाल, गेटकीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहां किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो उससे प्रसारित होने वाले सामग्री को निर्धारित करते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके साथ ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाजत दें। संचार के कार्य। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। उनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। सूचना, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। नियंत्रण, संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। अभिव्यक्ति, संचार का उपयोग हम अपने भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं का या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को
पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। जनसंचार के कार्य। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार के भी कई कार्य हैं। उनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उसके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी सूचना जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उसे देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है। मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी बहुत के प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उसे व्यापक कवरेज देते हैं, तो वह घटनाएं या मुद्दे आम लोगों से में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं का के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति या मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करता है। जनसंचार भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। जो देवर्षि नारद हैं, उनको भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु हैं। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है, वह अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। तब बाकायदा रोज नामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही कि राजदरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। यह समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई पड़ती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल सांग, रागनी
तमाशा, लावनी, नौटंकी, यात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। उन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का भी काम करते थे। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हो या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगते हैं। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही है। चूंकि उनकी भूमिका भी कहीं अधिक बढ़ चली है, इसलिए जहां एक शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है, वहीं जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी वाणी और शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाली आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में गहरे जुड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही लेते हैं, क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादक के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। यहाँ बाहर से खबरें जहाँ बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों और व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और रुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या 2 विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 4 साल हो गए हैं, लेकिन 400 साल हो गए हैं। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, तो कोलकाता से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादक में निकला था। हिंदी देखिए समाचार पत्र का एक प्रारूप है। यहाँ भी देख सकते हैं, आजादी के दिन का हिंदुस्तान हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरस्वती प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का पहला अंक 20वीं शताब्दी के साहित्यिक बदलाव का मुख्य पत्र मतवाला बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित जुलाई विशाल भारत।
हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई है। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव बिष्टुराव परारकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवभूषण सहाय, रामवृक्ष बेनीपुर, बालमुकुंद गुप्त उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं गतिविधि क्या है। अपने प्रिय समाचार पत्र या पत्रिका के बारे में 300 शब्दों की एक टिप्पणी लिखिए। उसमें की खूबियों और खामियों को स्पष्ट कीजिए। यह भी बताइए कि आप वह समाचार पत्र या पत्रिका कब से पढ़ रहे हैं। क्या आप रोज अखबार पढ़ती हैं? क्या आप पूरा अखबार पत्रिका पढ़ती हैं? क्या आपको लगता है कि आपका पसंदीदा अखबार पत्रिका आपको सूचना, शिक्षा, मनोरंजन देता है? ये जो है, हाँ, यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जहाँ आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आजादी के बाद यह है ना 1780 में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र जो है, आजादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। आजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आजादी के बाद प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन नग्गे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। रेडियो, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। ये ध्यान रखिएगा कि जब 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आजादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो देख लेते हैं पुनः 7 कौन कौन है। तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। तो जाहिर है कि इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। आजादी के बाद भारत में रेडियो के एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ।
एक धर्मनिरपेक्ष लोकहितकारी राष्ट्र के जनमाध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आईं, लेकिन अभी इसे उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1997 में आकाशवाणी आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों से जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो की भी एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविजन की तुलना में वह बहुत सस्ता भी है, इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना दिए। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका, डूएचे वेले रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो रेडियो पेइचिंग रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और हैम अमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। गतिविधि देख लीजिएगा। 96% जो है जनता के बीच आकाशवाणी का दायरा है। गतिविधि अपने ट्रांजिस्टर पर आकाशवाणी के स्थानीय केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनिए, विशेषकर 8 बजे सुबह और रात्रि 8:45 बजे हिंदी में प्रसारित होने वाले। तो इसको हम देख सकते हैं। ये देखिए, इसका माध्यम जो बताया गया है वो है। आगे हम देखते हैं। आगे आइए देखते हैं इसको। टेलीविजन। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। ये ध्यान रखिएगा। 1927 में जो है बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए
जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1 घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए, लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। अप्रैल 1976 में इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दे दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे देश, हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों, नए बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। समिति और मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य है तो देखिएगा। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। आगे देखते हैं हम। दूरदर्शन ने देश की सूचना और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का भाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही सी सीएनए एन सीएन केबल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद सीएनएन केबल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BCC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रीय समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया। लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV, स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इस निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्य और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ।
इसके बाद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अब आगे देखेंगे सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा रहा है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। तो सिनेमा के आविष्कारक कौन है? तो थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी अराव द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। तो फ्रांस में 1994 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। एक मिनट दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिएगा। दोस्तों इसे पुनः फिर से देखते हैं। थोड़ी तकनीकी समस्या की वजह से जो है यह अव्यवस्थित हो गया, तो इसको पुनः देख लेते हैं। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया था दोस्तों। अब आगे देखते हैं। भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद ये 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महमूद खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेस प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से
70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा में एक आंदोलन की शक्ल ली। 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. सथ्यु, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगा। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मिट्ठी कहानी पर बनी इस साफ सुथरी फिल्मों को भी बहुत खूब खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन पर बहुत गलत प्रभाव छोड़ा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक और इस्तेमाल में लोगों के सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। इंटरनेट इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं। उसमें सारे माध्यमों का समागम समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों से भी पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों से में भाग लेते हैं। आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो आपने अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया और संचार की नई संभावनाएं जगा दी। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के
नए कपाट खोले, वहीं विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। वहीं इसमें वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि इस उसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए हैं, जिसका बच्चों के कोमल हृदय पर, कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। आगे देखते हैं हम जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती, तो जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोजमर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगती है। खरीद फरोख्त के हमारे फैसलों पर फैसलों तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा करने कराने में कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जनसंचार माध्यमों से मिल रही है। आप माने या न माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज्यादा सरल और हमारी क्षमताओं को और ज्यादा समर्थ हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस तथा विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उसका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की करते हैं, बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैसले जनसंचार माध्यम फैसले जो है राष्ट्रीय स्तर पर फैलते जनसंचार माध्यम संभावनाएं और खतरे। सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकारों पर हम विचार करें तो इस क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट होंगी। संचार साधनों की उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा सकता है। उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसंचार के साधन उसके सम्मुख नए जीवन का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जड़ता का मार्ग छोड़ सक्रियता की राह अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। जागृत जनमत प्रगति की अनिवार्य शर्त है और इसे तैयार करने में जनसंचार के साधनों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। इन प्रभावशाली संभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। संचार एक
अस्त्र है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी। मूल प्रश्न यह है, यह अस्त्र किसके हाथ में है? क्या उसमें इन साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है? दूसरे शब्दों में, इन साधनों का उपयोग कौन, किस उद्देश्य से और कितनी क्षमता से कर रहा है? कुछ हाथों में यदि संचार प्रगति का प्रेरक बन सकता है, तो कुछ दूसरे हाथ में उसे परंपरा का पोषक बना सकते हैं। उसका उपयोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से हटाकर अर्थहीन प्रश्नों में उलझाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। कभी कभी संचार प्रगति का स्थान ले लेता है। वास्तविक प्रगति कम होती है, पर उसे और काल्पनिक प्रगति का संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रगति को संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जनता शब्दों के मोह के इंद्रजाल में दिशा भ्रमित हो जाती है। इसके विपरीत अयोग्य संचारकर्ता आशायुक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर उसकी हत्या कर सकते हैं। संचार वस्तुतः दुधारी अस्त्र है, जिसका प्रयोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे के भाषण पर आधारित पुस्तिका संचार और विकास, नई दिल्ली से इसका वो हुआ है। आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, सबने यही साबित किया कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकते हैं। लेकिन जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अगर सावधानी से इस्तेमाल न किए जाए तो लोगों पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिनेमा और टीवी जैसे जनसंचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के जरिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं, जिसका वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं होता। इस कारण लोग उसके वैसे ही व्यसनी बन जाते हैं जैसे किसी मादक पदार्थ के। नतीजा यह होता है कि वे अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं। इससे लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा होती है। जनसंचार माध्यमों, खासकर सिनेमा पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुवा की भूमिका निभाई है। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों तक उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके बारे में समझा जाता है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ धारणाएं इस प्रकार है। जनसंचार माध्यम लोगों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन के बजाय उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल और उसे उन्हें और ज्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इसी तरह यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध नहीं या अनिश्चय में है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बात कहने लगते हैं। साथ ही साथ जब वे कई मुद्दों के बजाय किसी एक मुद्दे को बहुत अधिक उछालने लगते हैं और बार बार उन्हीं संदेशों, छवियों, विचारों को दोहराने लगते हैं, तब भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अखबारों और टेलीविजन चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को जरूरत से ज्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दे और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। यह देखा गया है कि अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनसे समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हैं या जो निहायत सतही और अनावश्यक हैं। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नजरअंदाज किया जाता है जिनका संबंध व्यापक जनसमुदाय, खासकर समाज के कमजोर वर्ग में से होता है। पिछले 1 डेढ़ दशक में भारत में कई ऐसे मौके आए जब जनसंचार माध्यमों ने उन मुद्दों को खूब हवा दी जो कहीं न कहीं बहुसंख्यकों या समाज के ताकतवर वर्गों के हितों से जुड़े थे। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव के संदर्भ में यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन पर किसका नियंत्रण है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनसंचार माध्यमों का संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह एक तथ्य है कि अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कंपनियों या व्यक्तियों का स्वामित्व है।
वे उन्हें सार्वजनिक हित से ज्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। इसका सीधा असर जनसंचार माध्यम की अंतर्वस्तु पर पड़ता है। कई मौकों पर विज्ञापन दाताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए तथ्यों के साथ तोड़ मड़ोड़ और सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है। मीडिया के जरिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में भी ढालने की कोशिश की जाती है। बहुतेरे विश्लेषकों का मानना है कि उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खान-पान तक में लोगों की रुचियों और आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों में ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह जरूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार कर और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। यह एक जागरूक पाठक और दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। लिपि से मुद्रण तक का सफर। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति है। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरह का एक प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती, इसलिए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है कि चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था और उसमें स्थितियों और घटनाओं के प्रस्तुतीकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी व्यक्त करते थे। चित्रलिपि में छोटा सा वृत्त सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी में संदर्भ के अनुसार उसमें ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। इस लिपि में भी प्रस्तुत प्रतीक और उसके बोले हुए प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। बोले हुए में प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। चित्रलिपि की तरह यह भी भाषा संबंध नहीं थी। ध्वनि पर आधारित लिपियों के विकास के पहले कई संक्रमणकालीन लिपियां आई जो मूलतः ऑडियोग्राफी थी, पर जिनमें धीरे धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। प्राचीन मेसोपोटामिया और कीट की तथा हिट्टियाइट लिपियां इस वर्ग की हैं। लिपियों के विकास के अगले चरण और भी महत्वपूर्ण थे। एक और लोगोग्राफी का विकास हुआ जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। इस लिपि को शब्द लेखन भी कह सकते हैं। दूसरी धारा थी ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की, जिसका चरम उत्कर्ष अक्षरों के आविष्कार में हुआ। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत कर उसे केवल भाषा के अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। इस क्रांति के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपि विहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया था। उनमें साहित्य के विभिन्न रूपों की रचना हुई थी और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन भी किया गया था। उस साहित्य को स्थायित्व देने में कठिनाइयां थी। लिपि ने उन्हें बड़ी मात्रा में दूर किया। पत्तों, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर, चमड़े, वस्त्र आदि पर लिखकर मनुष्य ने अपने संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का यत्न किया। लिपि एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति थी जिस पर अधिकार रखने वाले
थोड़े से लोगों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। इस तरह ज्ञान एक छोटे से वर्ग के हाथ में आ गया, जिससे उसका उपयोग बहुत कुछ अपने हितों में किया। यह दूसरी बात है कि आगे चलकर इसी ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। यह स्थिति संसार की चौथी क्रांति में बदली, जिसे कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांति मानना उचित होगा। कागज का आविष्कार मुद्रण के आविष्कार के पहले बहुत पहले हो गया था, पर क्रांतिकारी सामाजिक परिणाम उसी समय स्पष्ट हुए जब कागज और छपाई का मिलन हुआ। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के साई लून को दिया जाता है, जिसने ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कूटी हुई छाल, सन पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज बनाया। 500 वर्षों तक यह शिल्प चीन में ही रहा। 7वीं सदी के आरंभ में यह कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबरी वृक्ष की छाल में कागज बनाना आरंभ किया। इसी देश में सन 770 में सांचे से मुद्रण आरंभ हुआ। साम्राज्ञी सोटोकू की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। इस योजना को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की क्रिया का आरंभ इसी प्रकार के प्रयत्नों से हुआ। धीरे धीरे छपाई के प्राथमिक रूप संसार के दूसरे भागों में भी पहुंचे। कागज बनाने की कला वहां पहले की जा चुकी थी। चल टाइप के आविष्कार ने मुद्रण को नया स्वरूप दिया, जिसने सन 1400 और 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। उसकी 428 पंक्तियों की बाइबिल, गुटेनबर्ग बाइबिल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। वैसे यह दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया गया है। संभवतः सन 1300 के आसपास छपी एक कोरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों में सबसे पुरानी है। इस पुस्तक में चल टाइप का उपयोग नहीं हुआ था। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ी। ज्ञान अब तक एक छोटे से वर्ग के हाथ में था। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ाया और क्रमशः सर्वसुलभ होने लगा, दुर्लभ नहीं है, सर्वसुलभ होने लगा। मुद्रण की क्रांति विचारों की क्रांति की शुरुआत थी। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे पाठ से संवाद है। यहाँ पे जो है अब ये पाठ से संवाद जो है इसका हम जो है अगले वीडियो में स्पष्टीकरण करेंगे दोस्तों। आपको जो यह जनसंचार का माध्यम है, बाकी इंटरनेट है, कागज है, डीपी है, जो भी है ये आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। अब इससे महत्वपूर्ण हम प्रश्नोत्तर जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही दोस्तों बने रहिए। आपको हम सब कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य सामग्री है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो सब हम उपलब्ध कराएंगे ट्रिकली वीडियो के माध्यम से। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।